अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सो वी स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. Today is our fourth lecture of Introduction to Entomology. Today is Wednesday, 15th April 2020. So in the previous lecture we have started to study about beneficial aspects of insects, that what are the benefits of insects to human beings. So we have studied the very first beneficial aspect, that insects are the good pollinators. ठीक है. इंसेक्ट्स आर द बिगेस्ट पोलिनेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. और जितने भी हमारे पास पोलिनेशन, मैंने क्या कहा था कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन, एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज नोन एज पोलिनेशन. और पोलिनेशन की वजह से ही हमारे पास फ्रूट और सीड्स बनते हैं. तो अगर इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो हमारे पास जो फ्रूट और सीड्स की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. The second beneficial aspect that we have studied about is the insects are the important member of food chain. और फूड चेन या फूड वेब. फूड चेन हमारे पास क्या है कि जिसमें हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अरेंज होते हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, और फाइनली हमारे पास आते हैं डिकम्पोजर्स या स्केवेंजर्स. और फूड वेब हम कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को. तो हमारे पास इंसेक्ट्स जो हैं फूड वेब्स और फूड चेन्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं. क्यों इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं? बिकॉज दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. जो थर्ड हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंसेक्ट्स हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, लाइक हमें हनी बीज हनी देती हैं और वैक्स देती हैं. हनी हम एज अ फूड मटेरियल यूज़ करते हैं और वैक्स को हम डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रोसेस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह सिल्क इंसेक्ट है जो हमें सिल्क देता है. और हमारे पास लैक इंसेक्ट है जो हमारे पास लैक की प्रोडक्शन करता है. और लैक हमारे पास क्या है? रेजिनस कंपाउंड है जो डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस में इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. Today we will study about the fourth beneficial aspect of insect, that is the therapeutic role. थेराप्यूटिक रोल हम किसे कहते हैं कि इंसेक्ट्स किस तरह डिफरेंट मेडिसिन्स में और डिफरेंट डिजीजेस के क्योर में या डिफरेंट जो हमारे पास बीमारी है उनके इलाज में इस्तेमाल होते हैं. तो हमारे पास इंसेक्ट्स आल्सो हैव सेवरल थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंसेस, लाइक हमारे पास जो हनी बीज और वेस्प्स के विनोम है, या जो जहर होता है हनी बीज का, शहद की मक्खियों का, या वेस्प्स का. वेस्प हम डीबू भी कहते हैं, कोई इसको जम्बूरी कहता है, ठीक है, और आई थिंक पश्तो वाले बम्बरा कहते हैं. तो ये वेस्प, इनके जो हमारे पास इनके जहर हैं वो हमारे पास मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं. लाइक इनमें डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं. अगर हम हनी बी के पॉइजन या विनोम के बारे में स्टडी करें, तो द पॉइजन ऑफ हनी बी इज नोन एज एपिटॉक्सिन. एंड द एपिटॉक्सिन ऑफ हनी बी कंटेन्स, पहला कंपाउंड इट कंटेन्स इज मेलेटिन. मेलेटिन एक कंपाउंड है जो हमारे पास हनी बी के पॉइजन में या स्टिंग में या विनम में प्रेजेंट होता है, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड दिस कंपाउंड हैज एंटी वायरल एक्टिविटी, मींस वायरसेस के अगेंस्ट भी एक्ट करता है. एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी है, कुछ बैक्टीरियाज को भी किल करता है. एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी है इसमें. एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं. इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस के इलाज में ये इस्तेमाल होता है. आर्थराइटिस हम किसे कहते हैं? आर्थराइटिस हम कहते हैं जोड़ों का जो दर्द होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, या जिसको हम आम जबान में जोड़ों का दर्द कहते हैं. हमारे पास आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक वी हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि अगर किसी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आर्थराइटिस हो जाए तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. फिर हमारे पास है गाउटी आर्थराइटिस. गाउटी आर्थराइटिस हमारे पास किस वजह से होता है कि जब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जॉइंट्स में स्टोर कर दिया जाता है, और उस यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, तो उसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं. रूमेटाइड आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस है कि इसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट जो हमारे पास जॉइंट्स हैं, और वो हमारे पास डिफरेंट एंटीबॉडीज जाके अपनी बॉडी के एंटीबॉडीज जाके हमारे जॉइंट्स पे अटैक करते हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और हमारे पास आर्थराइटिस प्रोड्यूस होता है. तो ये हमारे पास जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है उसकी में हम मोस्टली मिलेटिन ड्रग यूज़ करते हैं, बिकॉज इस मिलेटिन की एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं. तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और आर्थराइटिस हमारे पास यानी कि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हुई होती है, तो ये उसकी इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बहुत कम करता है.
एक और इसका फ़ायदा ये है कि मिलेटिन इज़ आल्सो एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट कोआगुलेशन हम कहते हैं जो खून के जमने का प्रोसेस होता है। लाइक आप देखिए कि हम जैसे ही कट लगता है तो खून जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कोआगुलेशन। एंटी कोआगुलेंट वो होता है कि जो खून को जमने से रोके, कोआगुलेशन को ब्लॉक करे। तो हमारे पास मोस्टली जितने जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें कोआगुलेशन हुई होती है, तो हम मोस्टली उनको मिलेटिन देते हैं ताकि उनका जो ब्लड है वो पतला रहे, उसमें कोआगुलेशन इतनी ज़्यादा ना हो। जो दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है विनम ऑफ हनी बी में या एपिटॉक्सिन में, वो एपामिन या एडोलापिन है। तो एपामिन क्या करता है, इट ब्लॉक्स हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हम किसे कहते हैं कि जब आपके न्यूरॉन्स जो हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ हो, ठीक है, और वो हाइपर पोलराइज्ड हुआ हो, तो उसको ब्लॉक करता है। लाइक इन केस ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी में क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो इतने ज़्यादा हाइपर पोलराइज्ड हो जाते हैं कि शॉक स्टेज में चला जाता है इंसान, और इंसान के जो है वो मसल्स, लेग्स और जो हैंड्स होते हैं उनके मसल्स ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट हो जाते हैं और वो ऐसे मुट्ठी बंद कर लेता है, ठीक है। उसके जॉज के मसल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और उसका मुंह बंद हो जाता है, कभी कभार उसकी जबान भी दांतों में आ जाती है। तो ये एपिलेप्सी के वो हैं। तो एपिलेप्सी में क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हुई होती है। तो उस एपिलेप्सी की कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ये वाली ड्रग देते हैं जो एपामीन या एडोलापिन है। इसी तरह एपामीन हमारे पास पेन रिलीवर्स, जो कुछ हमारे पास टैबलेट्स होती हैं जो हमारे पास पेन रिलीवर्स होती हैं। लाइक जब भी आपको कहीं पे पेन हो रहा होता है, इसका मतलब है कि वहाँ के न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हुए हैं। तो जो पेन के न्यूरॉन्स हैं, जाता है ये एपामीन, जब हम उसको देते हैं तो वो जाके उनकी सेंसिटिविटी को कम करता है, सेंसिटिविटी को ब्लॉक करता है, और हमारे पास पेन क्या हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो पेन रिलीवर या दर्द को ख़त्म भी करते हैं हमारे पास। इट आल्सो इंक्रीजेज लर्निंग एंड मेमोरी पावर। हमारे पास एपामिन बहुत से केसेस में या एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये भी देखा है कि ये लर्निंग और मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है। अच्छा, जो थर्ड कंपाउंड है एपिटॉक्सिन में वो है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी हमारे पास एंटी एलर्जिक के तौर पे भी यूज होता है और एंटी कोआगुलेंट के तौर पे भी यूज होता है। इसके अलावा बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसमें सेरोटोनिन है, डोपामीन है। न्यूरोट्रांसमीटर हम किसे कहते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ले जाएं। तो हमारे पास डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एपिटॉक्सिन में मौजूद होते हैं। तो अगर किसी की बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल क्या हो जाएं, कम हुए हुए हों, तो ये हम उनको इससे एक्सट्रैक्ट करके उनमें वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको दे सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था हनी बी के पॉइजन के मुतालिक। अगर हम वेस्प्स के विनम या पॉइजन के बारे में स्टडी करें तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड है वेस्प के पॉइजन में, इट इज़ मेस्टोपोरॉन। मेस्टोपोरॉन जो है हमारे पास, ये एंटी कैंसर एक्टिविटी है इसकी, कैंसर सेल्स को किल करता है। दूसरा सेम वो हमारे पास मिलेटिन इसमें भी होता है, जिसमें हम एंटी वायरल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी और एंटी कैंसर एक्टिविटी भी है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं। फिर वही सेम चीज़ है, इसमें एपामीन भी इसमें प्रेजेंट होता है कि जो हाइपर पोलराइजेशन को ब्लॉक करता है और पेन रिलीविंग पावर है उसकी। एक और जो कंपाउंड है इसमें, दैट इज ब्रेडिकाइनिन रिलेटेड पेप्टाइड्स। ब्रेडिकाइनिन रिलेटेड पेप्टाइड्स हमारे पास क्या कहते हैं, इट काजेस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, हमारे पास स्मूथ मसल्स कौन से हैं, हमारे पास मसल्स किसे कहते हैं, वो ऑर्गन बॉडी का जिसमें पावर हो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, वो मसल्स कहलाते हैं। मसल्स थ्री टाइप्स के हैं बॉडी में। एक हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। एक कार्डियक मसल्स हैं जो हर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, हर्ट में। और एक स्मूथ मसल्स हैं जो बाकी जितने भी ऑर्गन्स है, लाइक आपके पास लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका यूरिनरी ब्लैडर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जितने भी मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। तो ये उनकी क्या करता है, कंट्रैक्शन कराता है। लाइक जब बीपी क्या हुआ हो, लाइक अगर बीपी किसी का लो हुआ हो, लो बीपी मोस्टली किस लिए होता है कि उसकी जो मसल्स हैं, जो सर्कुलेटरी वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, उसके मसल्स रिलैक्स हुए होते हैं। तो तब उस केस में ब्रेडिकाइनिन रिलेटेड पेप्टाइड्स इंजर्ट करके, उनको इंजेक्शन लगा के वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन कराते हैं। और जैसे ही वो कंट्रैक्ट होते हैं तो बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स के डिफरेंट डिजीजेज में हम इंसेक्ट से लिए गए कंपाउंड को डिफरेंट डिजीजेस के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जो नेक्स्ट हमारे पास इसका थेराप्यूटिक अफेक्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट है इंसेक्ट्स का, ये हमारे पास लैब प्रोडक्ट्स में डिफरेंट लैब प्रोडक्ट्स भी लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं वो हम इंसेक्ट्स से हासिल करते हैं। लाइक हमारे पास इंसेक्ट्स आल्सो गिव अस एन इंपॉर्टेंट लैब प्रोडक्ट्स लाइक क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टेंट हम किसे कहते हैं? ये हमारे पास ऐसा कंपाउंड है कि जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे हम किस तरह हम इसको लैब में क्यों इस्तेमाल करते हैं? लाइक अगर किसी सेल्स को हमने -20 या -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है। ठीक है, अब जैसे ही सेल आपको पता है कि 70% या 90% उसमें वाटर होता है, तो जैसे ही हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो वाटर की क्या बन जाती है? आइस बन जाती है, पानी से बर्फ बनती है। तो आइस क्रिस्टल्स क्या करते हैं? सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट सेल क्या हो जाता है? फट जाता है और उसकी डेथ काज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? उन सेल या टिश्यू कल्चर में क्रायो प्रोटेक्टेंट डालते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या करता है? फ्रीजिंग से बचाता है। लाइक उस क्रायो प्रोटेक्टेंट जिस टिश्यू या सेल में हम डालेंगे उसको चाहे हम -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्टोर कर लें, तो वो जो हमारे पास सेल्स और टिश्यूज हैं उनमें जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होता। और जब वो फ्रीज नहीं होता तो सेल इंटैक्ट फॉर्म में रहता है, उसकी रप्चरिंग नहीं होती। तो ये जो हमारे पास क्रायो प्रोटेक्टेंट है, ये हम इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे पास एंटार्क्टिका में प्रेजेंट होते हैं, और एंटार्क्टिका में आपको पता है माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वो इंसेक्ट्स वहाँ पे किस तरह सर्वाइव करते हैं कि उनकी बॉडी में क्रायो प्रोटेक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। हमारे पास एक वेस्प की स्पीशी है पोलिस्टस एक्सक्लेमेंस। तो ये पोलिस्टस एक्सक्लेमेंस जो वेस्प की स्पीशी है, ये इसकी बॉडी में ये क्रायो प्रोटेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, और ये क्रायो प्रोटेक्टेंट इसको फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में भी इसको सर्वाइव करने के काबिल बनाता है, और ये इजीली वहाँ पे सर्वाइव करता है। इसकी बॉडी ना तो फ्रीज होती है और इसके बॉडी के सेल्स और टिश्यूज भी ठीक ठाक रहते हैं। अच्छा, दूसरा जो लैब प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं इंसेक्ट से वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आप लोगों ने, या जिसको हम हमारे पास फॉर्मिका एंड्स हैं, ये यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। ये हमारे पास जो वेस्प है ये पोलिस्टस एक्सक्लेमेंस है, और हमारे पास ये फॉर्मिका एंड्स हैं। ये फॉर्मिका एंड्स हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनाती हैं, और ये फॉर्मिक एसिड आप लोगों ने फॉर्मलिन लेबोरेटरीज में यूज़ की होगी कि जिसमें हम डिफरेंट एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। तो वो फॉर्मलिन हमारे पास फॉर्मिक एसिड से या फॉर्मल्डिहाइड वगैरह से बनती है, तो उसका भी हमारे पास लैब में यूज़ है। और ये फॉर्मिक एसिड हम किससे लेते हैं? ये हम फॉर्मिका एंट्स हैं जो इस फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा एंट रिपेलेंट्स, तो एंट रिपेलेंट्स या जो हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट्स जितने भी कंपाउंड्स है, इसका आइडिया सबसे पहले कहाँ से आता है कि हमारे पास जो ये वेस्प्स वगैरह या हनी बीज वगैरह अपना हाइव बनाती हैं, तो उसके इर्द गिर्द ये एंट रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट्स लगाती हैं, ऐसे कंपाउंड्स लगाती हैं ताकि, चूंकि ये ट्रीज वगैरह पे या कहाँ पे अपने हाइव्स बनाती हैं जो इनके घर होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है एंट्स हर चीज़ पे अटैक कर देती हैं। तो एंट से बचाने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो इनके हाइव होते हैं उसके इर्द-गिर्द ऐसे कंपाउंड लगाते हैं कि एंट्स जो हैं उनके करीब नहीं आती। तो वहाँ से ही हमें ये कॉन्सेप्ट मिला जो एंट रिपेलेंट्स या इंसेक्ट रिपेलेंट्स, तो वहीं उन्हीं कंपाउंड को स्टडी करके हमने उस जैसे कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाए, और हमने क्या किया, उनको इंसेक्ट रिपेलेंट्स या एंट रिपेलेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम, या मॉस्किटो रिपेलेंट्स के तौर पे भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट लैब प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इंसेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट है इंसेक्ट का, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे कहते हैं हम? इट इज द कंट्रोल ऑफ पेस्ट ऑफ क्रॉप्स बाय यूजिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि अगर अगर किसी भी क्रॉप्स की कुछ पेस्ट हैं, पेस्ट कहते हैं कि वो इंसेक्ट्स या वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी फसलों को खा रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, उनको हम पेस्ट कहते हैं। तो हम क्या करते थे, मोस्टली जो हमारे हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, हम केमिकल कंट्रोल यूज करते हैं। लाइक हम डिफरेंट केमिकल्स का स्प्रे करते हैं और हम क्रॉप्स के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं या उनको किल करते हैं। लेकिन हमारे पास अब केमिकल्स का क्या होता है कि केमिकल्स चूंकि पॉइजन होता है, तो उससे एक तो हमारे पास जो यूजफुल इंसेक्ट होते हैं, यानी कि अब लाइक आपने अगर किसी भी बाग में स्प्रे कर दिया, तो हमारे पास चलो पेस्ट तो मर गए, लेकिन वो इंसेक्ट जिसने पोलिनेशन करनी थी आपके फ्रूट में, आपके फ्लावर्स की, अब वो पोलिनेशन क्या हो गई, वो इंसेक्ट भी मर गए। तो क्या होगा, पोलिनेशन नहीं होगी और आपके पास फ्रूट्स और प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो फल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फसल पे करेंगे तो वो केमिकल फसल पे भी जाता है और ज़मीन पे भी जाता है, तो वो जो सॉइल है वो भी टॉक्सिक होती जाती है। इसी तरह जो है हमारे पास वही फ्रूट जब कोई ह्यूमन बीइंग खाता है,
तो वो अगर सही तरह से आप लोग धोएं भी सही, लेकिन किसी वजह से अगर केमिकल ना हटा तो वो उसकी बॉडी में जाके उन ह्यूमन बीइंग्स में जो है क्या करते हैं, वहाँ पे बीमारियाँ फैलाते हैं। लाइक अगर आपने किसी घास वगैरह पे, ठीक है, जो चारा होता है गाय भैंसों का, तो आप घास पे आपने स्प्रे किया, पेस्ट तो मर जाएँगे, लेकिन उस घास को फिर आप धो के तो गाय भैंसों को नहीं देते। आप क्या करते हैं, वैसे ही काट के आप लोगों ने अपने कैटल्स या माल मवेशी को वो आपने घास दे दिया। तो वो उस घास को कहीं खाएँगे तो वो केमिकल्स कहाँ चले जाते हैं, उनके स्टमक में चले जाते हैं, और वो चूँकि पॉइज़नस हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो कभी-कभार उनके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो बहुत सी बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, कैटल्स में भी और ह्यूमन बीइंग्स में भी। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक नई अप्रोच यूज की टू कंट्रोल द बायोलॉजिकल पेस्ट, और वो बायोलॉजिकल पेस्ट में हम किसको कौन सा सॉरी वो टेक्निक यूज कर रहे हैं आजकल, हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि हम एक इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए दूसरा इंसेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह, अभी एग्जांपल में लाइक दिखाता हूँ कि मेनी इंसेक्ट्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल लाइक लेडी बर्ड बीटल आर यूज्ड अगेंस्ट एफिड्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो लेडी बर्ड बीटल है, आपको नजर आ रही होगी, तो ये देखें, ये यहाँ पे हमारे लीव्स के नीचे आप लोग ने एफिड्स भी देखे होंगे। हमारे पास मोस्टली जो है, आप अगर आपके घर में कोई प्लांट्स वगैरह हैं तो स्प्रिंग के सीजन में अगर आप उसका पत्ते के नीचे देखें तो इस तरह के एफिड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट, ये एफिड्स हैं। एफिड्स क्या करते हैं कि ये प्लांट जूसेस पे फीड करती हैं। अगर इसके यहाँ पे माउथ पार्ट्स देखें तो ये इंसर्ट करते हैं प्लांट के अंदर, और प्लांट का सेल सैप और जितनी भी फूड बन रही होती है वो सारे ये उस पे फीड करने लग जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, तो उसमें फूड की कमी होती जाती है। तो जाहिर बात है कि कोई क्रॉप है, उसमें प्लांट जो है, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर करता है, जो हमें फसल की सूरत में मिलता है या फ्रूट मिलता है। अब अगर प्लांट के पास स्टोर्ड फूड मटेरियल ही ना हो तो क्या फ्रूट आएगा, तो हमारे पास जो हमारी फसल है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये लेडी बर्ड बीटल के जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि लेडी बर्ड बीटल क्या करते हैं, ये इन एफिड्स पे फीड करती है। तो अब इन केस कि हम उन प्लांट्स पे जाके केमिकल स्प्रे करें, हम क्या करते हैं कि बहुत सी तादाद में हम लेडी बर्ड बीटल्स क्या कर देते हैं, वहां पे छोड़ देते हैं। अब लेडी बर्ड बीटल कार्निवोरस है, वो कभी भी प्लांट मटेरियल पे फीड नहीं करती। तो वहां पे जाते ही जितने भी एफिड्स वगैरह वहां पे होते हैं, तो उन सारे एफिड्स पे लेडी बर्ड बीटल फीड करना स्टार्ट करती है, और फाइनली क्या हो जाती है कि सारे के सारे एफिड्स को वो खा जाती है। इससे क्या होता है कि हमने केमिकल का यूज भी नहीं किया और हमारा पेस्ट भी मर गया। तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। लाइक हमने क्रॉप के पेस्ट को, जो एफिड था, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक और इंसेक्ट जिसको जो लेडी बर्ड बीटल है उसका इस्तेमाल किया है। तो यही हमारे पास, इसी को कहते हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल। अच्छा, एक और हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूज करते हैं पैरासिटिक वेस्प्स। ठीक है, पैरासिटिक वेस्प्स मैंने आपको कहा कि हम, कोई लोग इसको डिम्बू कहते हैं, कोई जबूरी भी कहते हैं। ठीक है, पश्तो में आप लोग जो पठान है वो बम्बारा कहते हैं। तो वेस्प आई थिंक आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि क्या होती है। तो बहुत से पैरासिटिक वेस्प हैं। पैरासिटिक वेस्प क्या करते हैं कि हमारे पास वो जाके दूसरे इंसेक्ट्स में पे जाके फीड करते हैं। लाइक हमारे पास लाइसिफिलेबस, ठीक है, लाइसिफिलेबस टेस्टासीपिस। ठीक है, ये हमारे पास एक वेस्प की किस्म है जो हमारे पास पैरासिटिक है, और वो जो है जाके दूसरे इंसेक्ट्स में को कंट्रोल करती है, दूसरे इंसेक्ट पेस्ट को। एक और हमारे पास है प्रेइंग मेंटिस। प्रेइंग मेंटिस इज यूज्ड टू कंट्रोल बग पॉपुलेशन। अगर मैं प्रेइंग मेंटिस आपको दिखाऊं, नो, देयर इट इज। सो ये हमारे पास प्रेइंग मेंटिस है, और प्रेइंग मेंटिस हमारे पास, ये भी हमारे पास एक कार्निवोरस इंसेक्ट है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ये हमारे पास अक्सर इजीली ये कीकर वगैरह के पेड़ पे या डिफरेंट जो हमारे पास पौधे होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। जो देहात में रहते हैं उन्होंने लाजमी ये देखा होगा प्रेइंग मेंटिस। इसको प्रेइंग मेंटिस क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अगर आप देखें अगले जो 4 लिम्स हैं वो इस तरह होते हैं कि जैसे ये दुआ मांग रहा हो, तो इसलिए इसको प्रेइंग मेंटिस का नाम दिया गया है। तो ये हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं बग को कंट्रोल करने के लिए। लाइक दिस इज बग। ठीक है, तो इस बग की पॉपुलेशन, अगर ये भी आपने इनसे क्लास में देखा होगा, ये कॉमन बग है जो मोस्टली हमारे इधर डे खान में घूम रही होती है। तो ये क्या करती है, ये भी हमारे पास
प्लांट मटेरियल पे फीड करती है, प्लांट की बहुत बड़ी पेस्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जब किसी क्रॉप को इस बग्स वगैरह ने इन्फेस्ट किया हो या उस पर अटैक किया हो, तो हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्रेइंग मेंटिस की ले आते हैं, वो उसी फसल पे छोड़ देते हैं। तो प्रेइंग मेंटिस क्या करते हैं कि एक एक करके सारे के सारी बग्स को रिमूव कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी फसल भी बच जाती है और कोई हमने केमिकल कंट्रोल भी नहीं किया होता। अच्छा, फोर्थ वन है हमारे पास पैरासिटॉइड्स। पैरासिटॉइड्स किसे कहते हैं हम? पैरासिटॉइड्स हम कहते हैं कि ऐसे इंसेक्ट कि वो क्या करते हैं, वो खुद तो उस पेस्ट पे फीड नहीं करते, बल्कि उसके जो एग्स हैं या जो लार्वा है वो क्या करता है, वो उस जो इंसेक्ट पेस्ट है उस पे फीड करता है। लाइक हमारे पास ब्रैकोनिड वेस्प जो हैं, दे लेज देयर एग्स इन एग्स एंड लार्वे ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। ब्रैकोनिड वेस्प हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास ब्रैकोनिड वेस्प जो हैं, इनकी जो बॉडी में या एब्डोमेन पे एक बहुत नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओविपोजिटर कहते हैं। ओविपोजिटर क्या होता है कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर किसी भी आपके पास कैटरपिलर है या कोई भी दूसरे इंसेक्ट का एग होता है, तो ये उसके अंदर इंसर्ट करके वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर और उसी नीडल के थ्रू उसमें एग ले कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास जब भी वो एग हैच होता है तो उसका जो अंदर लार्वा होता है या उसका जो ऑर्गेनिज्म या यंग वन प्रोड्यूस होता है वो उस एग पे फीड कर जाता है, या अगर लार्वा में एग दिए हैं तो उस लार्वे को वो अंदर अंदर से खा जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो ये बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैं, ठीक है, नाउ दीज बटरफ्लाई एंड मॉथ्स आर द वेरी बिगेस्ट पेस्ट ऑफ अवर ऑर्कर्ड। जो हमारे पास बागात होते हैं, लाइक आपने अमरूद में देखे होंगे, तो अमरूद में जो कीड़े होते हैं ये मोस्टली कैटरपिलर्स होते हैं, या किसी बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं या फिर मॉथ के कैटरपिलर होते हैं। ठीक है, लाइक आपने और भी बहुत से फ्रूट्स में लाइक खजूर को कीड़ा लग जाता है, ठीक है, आम को कीड़ा लग जाता है। तो ये सारी मोस्टली जो हमारे पास फ्रूट्स के पेस्ट हैं वो हमारे पास बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैं। तो बटरफ्लाइज और मॉथ्स खुद नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके जो लार्वे हैं वो हमारे जो फ्रूट के दरख्त हैं या ट्रीज वगैरह उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, अब बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास ठीक है ना, बटरफ्लाई के हमेशा अगर आप देखें तो बटरफ्लाई जो विंग्स है वो जब भी बैठेगी ऊपर की तरफ बंद करती है, ठीक है। और जो मॉथ्स हैं हमारे पास, जब भी वो कहीं वॉल्स वगैरह पे या कहीं भी बैठते हैं तो वो अपने विंग्स को क्या कर देते हैं, स्प्रेड करते हैं। अब ये दोनों जो है हमारे पास ये इतने ज़्यादा पेस्ट नहीं है, हमारे इंसेक्ट जो क्रॉप्स हैं या कोई भी फ्रूट्स हैं उनके पेस्ट नहीं है। लेकिन जो इनके लार्वे हैं, लाइक हमारे पास इनके जो कैटरपिलर्स हैं, देयर इट इज, ये कैटरपिलर है हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास पैरासिटॉइड है, पैरासिटॉइड मैंने आपको पढ़ाया बताया कि क्या होता है। पैरासिटॉइड वो होते हैं कि जो अपने एग्स जो हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के एग्स या लार्वे में ले करते हैं। तो ब्रैकनिड हमारे पास वेस्प है जो हमारे पास अपने एग्स ले करता है इन द एग्स या लार्वे ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। लाइक हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक ब्रैकनिड वेस्प है जो यहाँ पे कहाँ पड़ा है, बैठा है, ये देखिए कैटरपिलर के ऊपर बैठा है और इसने अपना ओविपोजिटर इसके अंदर इंजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये इसके अंदर एग्स ले कर देता है, तो अंदर जैसे ही इसके लार्वे निकलते हैं वो इस कैटरपिलर को अंदर से खा जाते हैं, और हमारे पास क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे कैटरपिलर्स मरते जाते हैं और हमारे पास पेस्ट की नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती और हमारे फ्रूट्स जो हैं वो बच जाते हैं। या कुछ हमारे पास वेस्ट क्या करते हैं कि इस तरह एग इस कैटरपिलर के ऊपर ले करते हैं। तो जैसे ही इतने बहुत एग्स ले कर दिए, अब जैसे ही ये वेस्ट ये अपने इसके लार्वे निकलेंगे वो इस पूरे लार्वे को देखते ही देखते थोड़ी देर में सारे को खा जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारे कैटरपिलर, ये कैटरपिलर हमारे पास हमारे फ्रूट्स का सबसे बड़ा पेस्ट है। तो इसकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और हमारे पास हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और हमारे पास हमारी जो फसल है वो पेस्ट से भी महफूज रहती है। तो ये हमारे पास पैरासिटॉइड एक हम एग्जांपल मैंने दी आपको ब्रैकनिड वास्प की। हमारे पास एक और टेकिनिड फ्लाइज हैं जो हम बीटल्स के अगेंस्ट यूज करते हैं। टेकिनिड फ्लाइज हमारे पास बीटल्स कौन सी हैं कि लाइक हमारे पास जो
आपने मोस्टली ये देखे होंगे, ये हमारे पास ट्राइफोलियम बीटल है कि जो हमारे पास गंदम में होती है या आटे में होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये भी इसके अंदर ओविपोसिटर होता है, ठीक है। और ये ओविपोसिटर के थ्रू इस गंदम के अंदर अपने एग्स ले करती है, तो इसके जब लार्वे निकलते हैं वो गंदम को अंदर से अंदर इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये टेक्निड फ्लाइज जो है हमारे पास इस जो बीटल है इसके ऊपर इसके जो एग्स होते हैं उन एग्स के अंदर अपने एग्स ले करती है। वो जब लार्वा निकलता है वो इसके एग को या इसके लार्वा को खा जाता है। तो हमारे पास जो टेक्निड फ्लाई है वो मोस्टली कार्निवोरस है, तो वो जैसे ही उस पे फीड करती है तो वो हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि हमेशा जो कार्निवोरस है वो कभी भी प्लांट मटेरियल पे फीड नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह हम बीटल्स को, हमारे पास ये भी बीटल्स है और बहुत सी और किस्म की भी बीटल्स हैं, तो बीटल्स को कंट्रोल करने के लिए हम टेकेनिड फ्लाइज यूज करते हैं बियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। अच्छा, सो एक और है हमारे पास, लार्वे ऑफ हॉवर फ्लाई फीड्स ऑन एफिड्स। हमारे पास हॉवर फ्लाइज हैं, उनके लार्वे भी जो है वो एफिड्स पे फीड करते हैं। ये मैंने आपको एफिड्स दिखाया, तो हॉवर फ्लाई में दिखाऊं। नाउ दिस इज हॉवर फ्लाई, और ये आपने लाजमी देखी होगी, छोटी सी होती है और वो घूम रही होती है, मोस्टली गर्मियों में आती है। सो ये हॉवर फ्लाई जो है ये भी एफिड्स पे फीड करती है, कार्निवोरस फ्लाई है। तो अगर आपके किसी भी फसल पे एफिड्स का अटैक हो जाए तो आप बहुत से ये हॉवर फ्लाइज की पॉपुलेशन मान छोड़ दें, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे एफिड्स पे फीड कर जाएगी और आपको केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा कंट्रोल के लिए। अच्छा, जो सेवंथ पॉइंट है हमारा, ये जो सेवंथ बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हम प्रोड्यूस कराते हैं इंसेक्ट से। लाइक हमारे पास जो टर्माइट्स हैं, दे गिव अस सेलुलेजेस। सेलुलेजेस क्या होता है कि हमारे पास सेलुलेजेस प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम यूज होता है। आपको पता होगा कि प्लांट की जो सेल वाल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज हमारे पास सेलुलेज जो है वो एनिमल्स में कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। जितने भी हमारे पास मैमल्स हैं वो सेलुलेज प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो मोस्टली हम सेलुलेजेस क्यों लेते हैं कि बिकॉज हमारे पास गाय भैंस हैं, हमारे पास मोस्टली क्या होती हैं, वो प्लांट मटेरियल पे फीड करती हैं। तो वो किस तरह डाइजेस्ट करती हैं, बिकॉज उनके स्टमक के अंदर तकरीबन 1.5 किलोग्राम्स तक बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया उनके लिए सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि उन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन उनके स्टमक में कम हो जाती है, तो उनकी जो फूड है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। तो हम क्या करते हैं कि ये सेलुलेज एंजाइम हम इस टर्माइट से एक्सट्रैक्ट करके पहले से उनकी फूड में मिक्स करके उनको खिला देते हैं। तो ये सेलुलेज एंजाइम जैसे ही अंदर जाता है तो क्या करता है कि ये अंदर स्टमक में खुद ब खुद जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो जैसे ही सेलुलोज डाइजेस्ट होता है तो सेल वाल रप्चर हो जाती है, उसके बाद जो है सारे सेल के कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स वगैरह बाहर आते हैं और वो इजीली अब जो हमारे माल मवेशी हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आजकल के लिए इतना काफ़ी, आज तक के लिए। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। तो ये फिलहाल बहुत इजी जा रहे हैं बिकॉज हम बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अब थोड़े बहुत और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स रह गए हैं, फिर उसके बाद हम हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी ऑफ इनसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और गर्ल्स तो फिर भी कमेंट भी कर रही हैं और क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ रही हैं, लेकिन बॉयज़ की तरफ से मुझे कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। तो बॉयज़ प्लीज़ आप लोग लेक्चर सुना करें और कमेंट्स में उसके क्वेश्चन दिया करें, और अटेंडेंस पोस्ट पे आप लोग अटेंडेंस लगवाया करें। मैं मोस्टली जो बॉयज़ हैं वो लेक्चर के नीचे प्रेजेंट सर लिख रहे होते हैं, तो ये आप लोग प्लीज़ ना किया करें, बिकॉज फिर जब मैं सर्च करूंगा, जब भी अटेंडेंस इकट्ठी कंपाइल करूंगा तो मैं अटेंडेंस की पोस्ट खोलूंगा तो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।